आज का क्लास परिवहन पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा चुके हैं। वीडियो आप देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है परिवहन से, और सब्जेक्ट बायोलॉजी बायोलॉजी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम परिवहन पार्ट दूसरा। आज हम मानव हृदय, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हृदय हृदय शरीर का पंपिंग अंग है जो निरंतर रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं: दायां अलिंद और बायां नीले। उसके बाद बायां अलिंद और बायां नीले। ये महाशिरा हो गया। महाशिरा, पश्च महाशिरा, ये पश्च महाशिरा, ये महाशिरा ही है। ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ये फुफ्फुस, धमनी और ये महाधमनी और ये फुफ्फुस शिरा। अब हम देखते हैं कि अलिंद का कार्य क्या है। अलिंद रक्त ग्रहण करता है। ये अलिंद है, चाहे दायां अलिंद हो या बायां अलिंद, रक्त को ग्रहण करता है। अलिंद रक्त को ग्रहण करता है। नीले रक्त पंप करता है। ये जब अलिंद, ये दायां अलिंद से अगर रक्त यहाँ आएगी, यहाँ से फिर ये कपाट बंद होने के बाद ये पंप करती है। पंप करके फुफ्फुस शिरा में, ये भी एक फुफ्फुस शिरा ही है, दूसरा इसका भाग है, इनसे ऊपर की ओर जाती है फेफड़े में। तो हम चरणबद्ध देखते हैं कि रक्त का प्रवाह हृदय में कैसा होता है, कैसे होता है। तो पहले अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए, ये महाशिरा से होते हुए, इन महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में जाती है। इसमें रक्त जाती है। इसके बाद महाशिरा से फिर दायां अलिंद, ये तो महाशिरा से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से बायां नीले में, फिर यहाँ से यही रक्त इसमें जमा हो जाती है और दायां नीले से फुफ्फुस धमनी में, फिर ये कपाट बंद हो जाएगी। फिर ये कपाट यहाँ से रक्त दायां नीले में जब आती है तो ये रक्त, ये पट्टी बंद हो जाती है। बंद होने के बाद ये पंप करता है और फुफ्फुस धमनिया में चली जाती है। तो फुफ्फुस धमनिया में इससे यहाँ से होते हुए चली जाती है। फुफ्फुस धमनिया में जाने के बाद ये रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चली जाती है। शुद्ध रक्त फेफड़े से फुफ्फुस शिरा में, ये रहा फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद में, फिर आके यहाँ पे इन फुफ्फुस शिरा से रक्त बायां अलिंद में जाती है इसमें। फिर यहाँ से रक्त बायां नीले में जमा हो जाती है। यहाँ पे जाके रक्त जमा हो जाती है।
बायां नीले में। बायां नीले से फिर ये कपाट जो है, यहाँ का कपाट, ये कपाट बंद हो जाती है। बंद होने के बाद यहाँ से रक्त इस महाशिरा में यहाँ से संपूर्ण शरीर में चली जाती है। रक्त शरीर के सभी भागों में यहीं से पहुंचती है, महाशिरा से। ये तेरा रक्त का परिसंचरण का संपूर्ण मार्ग इस प्रकार से है। आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन युक्त जो है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। चमकीला लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त चमकीला लाल रंग का होता है। हृदय के बाएं भाग में पाए जाते हैं। हृदय के बाएं भाग में, इस भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस भाग में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त बायां भाग में होता है और अशुद्ध रक्त दायां भाग में होता है। फुफ्फुसीय शिरा द्वारा लाया जाता है। ये जो रक्त जो लाया जाता है बायां हृदय के बाएं भाग में, फुफ्फुस शिरा द्वारा लाया जाता है। इस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है इस बाएं भाग में, हृदय के बायां भाग में। सॉरी, तो फुफ्फुस शिरा द्वारा लाया जाता है शुद्ध रक्त को। अब ऑक्सीजन रहित, मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन रहित, इनकी चर्चा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। ऑक्सीजन रहित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। गहरा लाल रंग का होता है। ये जो होता है गहरा लाल रंग का होता है, चमकीला नहीं होता है। हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है। इस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनियां द्वारा लाया जाता है। किस द्वारा? फुफ्फुस धमनियां द्वारा लाया जाता है। इस द्वारा फुफ्फुस धमनियां जो होती है, इनके द्वारा महाशिरा से ही आती है। फुफ्फुस धमनियां द्वारा बाहर की ओर, फेफड़े की ओर ले जाती है। यहाँ पे फुफ्फुस धमनियां द्वारा ले जाया जाता है, मतलब ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यहाँ जहाँ फुफ्फुस शिरा द्वारा यहाँ से रक्त को ले जाया जाता है, लेकिन रक्त जाता है महाशिरा से। अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियां द्वारा फेफड़े में ले जाया जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अंतर देख लेते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त। तो गैस के आधार पर ऑक्सीजन युक्त रक्त में ऑक्सीजन अधिक होती है और ऑक्सीजन रहित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है। रंग के आधार पर चमकीला
लाल होता है, जबकि इसमें गहरा और लाल होता है। स्थान हृदय के बायां भाग में। यह जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त जो होती है हृदय के बायां भाग में होता है, और ये जो होती है हृदय के दायां भाग में होता है। कार्य, इसके कार्य देखे तो ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाना। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिनमें शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का मिश्रण होता है। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का मिश्रण होता है। तो दायां भाग में अशुद्ध रक्त और बायां भाग में शुद्ध रक्त। तो हृदय के चैम्बर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों आती है। यह अधिक ऊर्जा उत्पादन तथा कार्य क्षमता में सहायता करता है। अब भी आई क्वेश्चन देख लेते हैं। महाधमनी क्या है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। फुफ्फुस शिरा कौन सा रक्त ले जाती है? फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्ध रक्त ले जाती है, सॉरी दोस्तों। हृदय में रक्त का प्रवाह एक दिशा में क्यों होता है? हृदय में रक्त का प्रवाह एक दिशा में क्यों होता है? वाल्व के कारण। वाल्व के कारण। ये जो है, ये इसी को कहते हैं, यहाँ पर जो कपाट होता है यहाँ से यहाँ जाता है, उसके बाद नीचे जाता है। तो यहाँ ये एक बल्ब है, इसी को हम बल्ब कहते हैं, जो कि वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद यहाँ से पंप होके फेफड़े में जाती है। फेफड़े से शुद्ध होके इस महाशिरा में फुफ्फुस शिरा में आती है। फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से बायां नीले में, बायां नीले से फिर यहाँ महाधमनी में, यहाँ से बायां अलिंद, ये फुफ्फुस शिरा से इसमें, और यहाँ से इस जगह, ये फिर कपाट ये बंद हो जाती है। तो इसी को कहते हैं बल्ब। बल्ब होता है एक ही दिशा में फॉलो करती है, यहाँ से फिर ऐसे होकर महाधमनी में, महाधमनी से संपूर्ण शरीर में जाती है। तो अब देखते हैं हृदय में रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में क्यों होता है? बल्बों के कारण। ऑक्सीजन रहित हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो दाएं भाग में। दाएं भाग में ऑक्सीजन नहीं होती है, दाएं भाग में। अब हम आगे चलते हैं। लसिका एवं लसिका तंत्र। लसिका एक हल्के पीले रंग का तरल संयोजी उत्तक है, जो शरीर के उत्तकों के बीच पाया जाता है। लसिका हल्के पीले रंग का तरल संयोजी उत्तक है, जो शरीर के उत्तकों के बीच पाया जाता है। इसकी सरल परिभाषा को देखें, परिभाषा के अनुसार उत्तकों के बीच उपस्थित हल्के पीले रंग के द्रव को लसिका कहते हैं। उत्तकों के बीच जो होता है हल्के पीले रंग के द्रव को लसिका कहते हैं। इसे उत्तक द्रव भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखने योग्य है, इसे उत्तक द्रव भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उत्तक द्रव किसे कहते हैं? तो लसिका। ये द्रव के जैसे होता है। लसिका की संरचना। तो लसिका में क्या क्या होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा की थोड़ी मात्रा होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती है। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन भी नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन होता तो लाल रक्त होता, जबकि लसिका पीली है। अब इनका कार्य देखते हैं। लसिका का कार्य, वसा का अवशोषण। छोटी आंत से वसा का अवशोषण करके रक्त तक पहुंचाती है। लसिका कार्य, पहला कार्य है वसा का अवशोषण।
वसा का अवशोषण, छोटी आंत से वो वसा का अवशोषण करके रक्त तक पहुंचाती है। तो वसा का अवशोषण, छोटी आंत में जितने भी होते हैं वसा, सभी को अवशोषण करने का कार्य लसिका करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूसरा कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता। WBC की सहायता से शरीर को रोगों से बचाती है। यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं की सहायता से रोग प्रतिरोध क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद है उत्तक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना। उत्तक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना। अतिरिक्त उत्तक द्रव को पुनः रक्त परिसंचरण में भेजती है। ये लसिका का कार्य है। पदार्थों का परिवहन, हार्मोन, पोषक तत्व एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है लसिका। अब हम इनको देखते हैं। लसिका तंत्र, लसिका वाहिनियां तथा लसिका ग्रंथि से मिलकर बना तंत्र लसिका तंत्र कहलाता है। लसिका वाहिनियां लसिका ग्रंथि से मिलकर बना तंत्र लसिका तंत्र कहलाता है। तो लसिका तंत्र किसे कहते हैं? लसिका वाहिनियां तथा लसिका ग्रंथि से मिलकर बना तंत्र को ही लसिका तंत्र कहते हैं। इन इमेज में देखिए, इसका मुख्य भाग है लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां। तो यहाँ गर्दन पर लसिका ग्रंथि, ये गर्दन पर लसिका वाहिनियां, ये देखिए ये लसिका तंत्र हुआ। यहाँ लसिका तंत्र ग्रंथि जो कि गर्दन पे अधिक पाई जाती है, लसिका वाहिनियां यहाँ हैंड में। अब हम लसिका ग्रंथियां देखते हैं। इसका कार्य रोगजनकों को नष्ट करता है। रोगजनकों को नष्ट करना, शरीर की रक्षा करना, WBC का निर्माण करना। यानी कि श्वेत रक्त का निर्माण जो है लसिका ग्रंथियां ही करती हैं। प्रमुख स्थान है इसका, लसिका ग्रंथि का स्थान गर्दन के बगल, गर्दन के बगल में जांग होगा। यहाँ पे जांच हो गया, जांग, सॉरी यहाँ पे जांच हो गया, यहाँ पे होना चाहिए जांग के जोड़ों में इसका प्रमुख स्थान है लसिका ग्रंथियां का। अब हम देखते हैं रक्त एवं लसिका में अंतर। रक्त एवं लसिका में अंतर। रंग के आधार पर रक्त लाल होता है, लसिका हल्का पीला होता है। रक्त लाल होता है और लसिका हल्का पीला होता है। आरबीसी उपस्थित होते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है, इनमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है रक्त में, जबकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। प्रवाह रक्त वाहिनियां में होती है और इसका प्रवाह लसिका वाहिनियां में होती है। कार्य परिवहन, इनका कार्य है रक्षा और वसा का अवशोषण। VVI क्वेश्चन देखते हैं। लसिका क्या है? हल्के पीले रंग का उत्तक द्रव है। लसिका में कौन सी रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं? RBC। लसिका का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का अवशोषण एवं रोगों से रक्षा। लसिका ग्रंथि का कार्य क्या है? रोगजनकों को नष्ट करना।
रोगजनकों को नष्ट करना। वीवीआई फैक्ट, लसिका में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। लसिका छोटी आंत से वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप समझ चुके होंगे। इनके बाद अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, पौधे में जल का परिवहन। तो पौधे में जल का परिवहन किस लिए होता है? पौधे को वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, पौधे के वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता क्यों होती है पौधे के? तो पौधे की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही भोजन बनाता है। और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है पौधे का। यह जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है। जल का परिवहन मुख्यतः जाइलम द्वारा होता है। जल का परिवहन किनसे होता है? जाइलम की सहायता से होता है। मूल रोम यानी कि जड़। मूल रोम का कार्य क्या है? पौधे का मूल रोम मिट्टी से, पौधे का ये मूल रोम मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसकी विशेषता एक कोशिकीय संरचना होती है। इनमें सतह क्षेत्र अधिक होता है, जल अवशोषण में सहायक होते हैं। तो जड़ का विशेषताएं हैं, एक कोशिकीय संरचना को होती है, सतह क्षेत्र अधिक होती है, मतलब जड़ जो है अधिक फैला होता है, उसका सतह क्षेत्र अधिक करते हैं। और जल अवशोषण में वही जड़ जो है जल अवशोषण में सहायता करती है। मिट्टी के हर एक भाग से जड़ के माध्यम से ही अवशोषित करते हैं। सॉरी, हाँ। तो जल का मार्ग जो होता है पौधे में, जल का मार्ग मिट्टी से मूल रोम यानी कि ये जड़ से पौधा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं मूल रोम के द्वारा। और फिर ये रूट जो है, ये रूट ऊपर की ओर जल को जाइलम की सहायता से इन तना में ऊपर की ओर ले जाती है और पत्तियां तक पहुंचाती है। पौधे के हर एक भाग तक जाइलम पानी को पहुंचाती है। मिट्टी से मूल रोम जल को अवशोषित करता है। ये मूल रोम पतला पतला जो है ये मूल रोम हो गया। फिर ये मोटी मोटी जड़ जो है उनको अवशोषित करके जाइलम की सहायता से, जाइलम ऊतक की सहायता से शरीर की तना में ले जाती है। जाइलम की सहायता से शरीर की तना, ये मोटी भाग जो होती है ये तना होती है, और यहाँ ऊपर तक ले जाती है। ऊपर तक जाने के बाद पौधे के हर एक पत्तियों तक जल पहुंचाती है। जाइलम को देखते हैं। जाइलम एक संवहन ऊतक है जो जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। जाइलम एक संवहन ऊतक है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। जाइलम एक संवहन ऊतक है जो जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। इनका कार्य जल का परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन और पौधे को यांत्रिक दृढ़ता देना, मतलब मजबूती देना। मूल दाब,
जब जड़ें लगातार जल अवशोषित करती हैं तो जड़ों में उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। जब जड़ें लगातार जल को अवशोषित करती हैं तो जड़ों में उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। महत्व: जल को ऊपर की ओर धकेलता है, विशेषकर रात के समय अधिक प्रभावी होती है। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह मुख्यतः रंध्र द्वारा होता है। पौधे के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर वायुमंडल में जाती हैं। जो छिद्र जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रंध्र। अब हम वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव देखते हैं। पत्तियों से जल के वाष्पीकरण के कारण जाइलम में जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जब पानी ऊपर की ओर बह जाती है तो जाइलम में खिंचाव उत्पन्न होती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। तब जल की आपूर्ति के लिए जाइलम और कार्य करते हैं। तो महत्व क्या है इसका? जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने में सहायता करती है। पौधे में निरंतर जल प्रवाह बनाए रखना। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का ये संपूर्ण प्रक्रिया देखते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? मिट्टी से मूल रम के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। जलों का अवशोषण होने के बाद जाइलम ऊतक के द्वारा तना तक पहुंचाती है। तना से फिर पत्तियां तक पहुंचती है। पत्तियां फिर क्या करती है? पत्तियां से जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन होने से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होती है। अब वाष्पोत्सर्जन का लाभ देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन का लाभ: जल का परिवहन होता है, तापमान में नियंत्रण और खनिज का परिवहन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का 3 लाभ है। जल का परिवहन, जल को ऊपर उठाने में सहायता करती है। तापमान नियंत्रण, पौधे को ठंडा रखता है। वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होंगे तो पौधे ठंडे नहीं होंगे। अगर वाष्पोत्सर्जन कभी कभी नहीं होते तो पौधे के जड़ सड़ने लगते हैं, जिनसे पौधा मुरझा जाती है। खनिज परिवहन, खनिज लवणों के संचरण में सहायता करती है। अब हम इस टॉपिक से जितने भी पौधे में जल का परिवहन जाए, इन टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण अभी वीवीआई क्वेश्चन है और वीवीआई फैक्ट, इनको हम देखते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन: पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मूल दाब क्या है? जड़ों में उत्पन्न जल दाब मूल दाब कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किन संरचना द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, यानी उसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। और वीवीआई इफेक्ट: जाइलम मूल कोशिका से बना होता है। जल का ऊपर उठाना मूल दाब एवं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों पर निर्भर करता है। जल का ऊपर उठना मूल दाब एवं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों पर निर्भर करता है। जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना
खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा उतना जल ऊपर उठेगा। वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखने में मदद करती है। ये जाइलम से रिलेटेड पौधे में जल का परिवहन से रिलेटेड जितने भी VBI क्वेश्चन हैं हमने बता दिए।